हेलो एवरीवन, आई एम गौर शर्मा। आज हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन टू एक्सरसाइज 4.6। हम इस एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन में क्या देखेंगे कि सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। हम हमारी कंडीशन ऑफ इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स को यूज़ करके सॉल्यूशन फाइंड करेंगे लीनियर इक्वेशंस का कि वेदर दे आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। इसके बारे में हम डीपली देखते जाएंगे जैसे हम आगे प्रोसीड करते जाएंगे। So, one of the most important applications of matrices is solution for linear equations. The most commonly and most important application है मैट्रिक्स की solution for the linear equations. How to solve linear equations by using matrices. So, अब इसमें हम कंसिडर क्या कर लेते हैं, लेट मैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को कंसिडर कर लेता हूँ, जैसे कि a1 x प्लस b1 y प्लस c1 z इज इक्वल टू d1, a2 x प्लस b2 y प्लस c2 z d2, a3 x प्लस b3y प्लस c3z d3। लेट अब मैंने इस तीन लीनियर इक्वेशन कंसिडर कर ली है, हैविंग x y z आर माई वेरिएबल। दिस इक्वेशंस आर इन 3D, 3 डिमेंशनल हम कह सकते हैं। जैसे दिस इज माई x एक्सिस, अभी सिर्फ मैं पॉजिटिव एक्सिस की बात करूँ, y एक्सिस एंड z एक्सिस। ठीक है जी। सो लीनियर इक्वेशन का क्या मतलब होता है, a line equation representing me a line, x y z are my variables and a1 b और c, आप कह सकते हैं a b c are my co-factors of x y z and d on right hand side are my constants. So अब हम लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं इसे देखते हैं। सो इसे कंसीडर करते हैं। लेट जो मेरे कॉफिशिएंट्स हैं x, y और z के, उन्हें मैं देता हूँ मैट्रिक्स ए का नाम। मैट्रिक्स ए विल बी माई कॉफिशिएंट्स ऑफ x, y, z। सो a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। इसी तरह से एंड जो मेरे वेरिएबल्स हैं उन्हें मैं एक्स मैट्रिक्स कैपिटल एक्स में ले लेता हूँ एज सच कि एक्स वाई जी। ठीक है जी, एक्स वाई जी इन दैट फॉर्मेट। एंड जो मेरे कॉन्स्टेंट्स हैं ऑन राइट हैंड साइड उसे मैं ले लेता हूँ नेमिंग मैट्रिक्स देता हूँ बी मैट्रिक्स, लाइक d1 d2 d3। ठीक है जी। सो अब मैं अब इक्वेशन को किस फॉर्म में लिख सकता हूँ, ध्यान से देखिए। अगर द अबव इक्वेशन कैन बी रिटन एज a इंटू एक्स इज इक्वल टू बी। ठीक है जी, ए एक्स इज इक्वल टू बी। सो अगर आप इन a और x को प्रोडक्ट करेंगे यू गेट माई लेफ्ट हैंड साइड। सो इसे आप रिवर्स मल्टीप्लाई करके देखिए। अगर आप a और b मैट्रिक्स को a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 को आप अगर प्रोडक्ट करेंगे x मैट्रिक्स के साथ जिसमें एलिमेंट्स हैं एक्स वाई जी, और ये मेरे पास मेरी लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल ही आएगा, बी मैट्रिक्स d1 d2 एंड d3। सो अब हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि मैं लीनियर इक्वेशंस को ए एक्स इज इक्वल टू वी फॉर्म में लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ मैट्रिक्सेस में। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। हम इससे आगे देखेंगे हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब हमने देख लिया है
कि हम किसी भी लीनियर इक्वेशन को, चाहे वो मेरे पास 3 वेरिएबल में हो या 2 वेरिएबल्स में हो, जहाँ हम कह सकते हैं कि 3D में हो और या 2D में है, तो हम उसे कैसे लिखते हैं? इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। सो A इंटू एक्स इज इक्वल टू बी। ठीक है जी। अब ए एक्स इज इक्वल टू बी में हम उसे मैट्रिक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब हमने 10th क्लास में भी लीनियर इक्वेशंस का चैप्टर सॉल्व किया था, तो वहाँ पे हमारे पास सोल्यूशन, जब भी इसे सॉल्व करके हमारे पास सोल्यूशन आएगा, हमारे पास 2 कंडीशन अराइजेस होती थी, कंसिस्टेंट सोल्यूशन और इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशंस। सो देख लेते हैं। कंसिस्टेंट और हम क्या कहते थे? इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन आता था कि द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस, हम कह सकते हैं अगर हम 2 वेरिएबल की बात करें, द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, और या फिर हम कहते थे कि गिवन पेयर्स ऑफ लाइंस आर इनकंसिस्टेंट। सो उनके लिए कंडीशंस थी हमारे पास, हमने प्री डिफाइन की थी। यहाँ पे अगर आप लीनियर इक्वेशंस को देखें, लीनियर इक्वेशंस, ठीक है जी। सो लीनियर इक्वेशंस आफ्टर सॉल्यूशन, या हम कहेंगे कंसिस्टेंट है या हम कहेंगे इनकंसिस्टेंट है। तो अब ये किस पे डिपेंड करेगा कि हमारी लीनियर इक्वेशंस कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। तो इस कंडीशंस के बारे में बात करते हैं। अब कंसिस्टेंट वो है दैट हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। अब इस बात को भी थोड़ा सा देख लेते हैं। कंसिस्टेंट में भी मेरे पास 2 कंडीशंस आ जाएंगी, जहाँ तक सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैव यूनिक सॉल्यूशन, मेरे पास यूनिक सॉल्यूशन हो। यूनिक सॉल्यूशन यानी कि सिर्फ ओनली इफ एंड ओनली वन सॉल्यूशन, इफ एंड ओनली इफ वन सॉल्यूशन। सो अब या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो। ठीक है जी। और इनकंसिस्टेंट मीन्स नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। सो अब यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन कब होंगे और नो सॉल्यूशन कब होगा? अब इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। सो इसे मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, तो इधर देखते हैं। सो जब भी हमने मैट्रिक्स की बात की है, उसके साथ डिटर्मिनेंट की बात की है। सो डिटर्मिनेंट इज अ पार्ट ऑफ मैट्रिक्सेस। सो व्हाट इज डिटर्मिनेंट? हमने पहले कहा था कि आ यूनिक नंबर एसोसिएटेड विद द आ स्क्वायर मैट्रिक्स। हमने कहा था कि स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ एक यूनिक नंबर एसोसिएटेड है, उसे हमने क्या कहा था? डिटर्मिनेंट। इसी तरह से हमने कहा था कि इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स इफ एग्जिस्ट आल्सो यूनिक, तो वो भी एक यूनिक ही होगा। सो इसी कंडीशन को देखते हैं कि मेरा जो डिटर्मिनेंट है, किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, आप कह सकते हैं कि जैसे मैं कोई सपोज कर ले तो ए मैट्रिक्स, हमारी इक्वेशन में जो मेरी ए मैट्रिक्स है, अगर उसका डिटर्मिनेंट नॉन इक्वल टू 0 है, ठीक है जी, सो मे बी पॉजिटिव मे बी नेगेटिव, सो इट इज़ अ यूनिक सॉल्यूशन। इसी तरह से हम कहते हैं कि अगर मेरा डिटर्मिनेंट ए मैट्रिक्स का इस इक्वेशन में नॉन जीरो है, तो इनवर्स आल्सो एग्जिस्ट, इनवर्स आल्सो एग्जिस्ट। सो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि फॉर यूनिफॉर्म सॉल्यूशन मेरा ए इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। सो इन अदर वर्ड्स मैं क्या कह सकता हूँ कि मेरा डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स, इस इक्वेशन में जो मेरी ए मैट्रिक्स है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है जी। अब अगर मेरे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 आ रहा है, यहाँ पे ध्यान रखिए सिर्फ मैं यूनिक सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ। अगर अब
मेरे पास अगर मैं कहूँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 आ रहा है तो मेरे पास दो कंडीशन अराइजेस होंगी। एक, मेरे पास इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन आ जाएंगे और मैं कह सकता हूँ कि नो सॉल्यूशंस। अभी हम यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन को ग्राफिकल फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करेंगे ताकि हमारे डाउट्स और क्लियर हो सके। सो अगर वो कह रहा है कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है, अगर मैं कहूँ मेरा डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ रहा है तो मेरे पास दो कंडीशन अराइजेस होती हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन। अब क्या करें? इसके लिए हम एक फर्दर टर्म यूज करते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए, इफ अगर मैं कहूँ, अब जब मेरे पास डिटरमिनेंट 0 आ गया तो मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा इसके बाद? मैं क्या फाइंड करूंगा? एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। इस इक्वेशन से इसे मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा बी मैट्रिक्स से। अगर ये फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स प्रोडक्ट विद बी मैट्रिक्स इस इक्वेशन से, तो अगर मेरे पास 0 आ रहा है तो मैं कह दूंगा आई हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। इफ फर्दर मेरे पास एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स इनटू मैट्रिक्स बी से प्रोडक्ट करने के बाद नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है तो मैं कह दूंगा आई हैव नो सॉल्यूशन फॉर गिवन लीनियर इक्वेशंस। ठीक है जी। एक बार इसे फिर से गो थ्रू कर लेते हैं। अगर मैं कहूँ मेरा डिटर्मिनेंट यूनिक है, मतलब कोई भी नंबर आ रहा है पॉजिटिव और नेगेटिव, मेरा इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अगर मेरा इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा गिवन पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव यूनिक सॉल्यूशन, उसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होगा। जैसे एक्स वाई की एक ही वैल्यू होगी जो सभी इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगी। एंड अगर मेरा डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है तो मेरे पास दो कंडीशंस अराइजेस होंगी, मे बी माई सोल्यूशन कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। अब यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई कि मैं अब क्या कह रहा हूँ कि मेरा सोल्यूशन कंसिस्टेंट भी हो सकता है, इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है। तो उसके लिए अब मैं एक फर्दर कंडीशन अप्लाई कर रहा हूँ कि एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए इंटू मैट्रिक्स बी अगर 0 आ रहा है तो मैं कह दूंगा आई हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, मतलब माय सिस्टम इज कंसिस्टेंट। अगर नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, एडजॉइंट इनटू बी मैट्रिक्स नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है तो मैं क्या कह दूंगा अ नो सॉल्यूशन, गिवन पेयर्स ऑफ इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशंस, सो माय सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। ठीक है जी। अब इसके बाद देख लेते हैं, अब हम इनको ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करके देखेंगे कि यूनिक सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है और नो सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है। पास द वीडियो टू नोट इट डाउन, हम साथ साथ में आगे भी देख लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। यूनिक सॉल्यूशन का क्या मतलब है? ठीक है जी। यूनिक सॉल्यूशन, फर्स्ट हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर लेते हैं यूनिक सॉल्यूशन की। ठीक है जी। यूनिक सॉल्यूशन का क्या मतलब है? अब मैं दो वेरिएबल्स में लीनियर इक्वेशन ले लेता हूँ, एक्स और वाई में। ठीक है जी। एक्स और वाई में मैं एक लीनियर इक्वेशन ले लेता हूँ ताकि हमें रिप्रेजेंट करने में आसानी हो। ठीक है। मान लीजिए मेरे कोऑर्डिनेट्स आ गए, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस, वाई डैश। अब यहां मैं कंसीडर कर लेता हूं टू इक्वेशंस। ठीक है। लेट मैं इक्वेशन ए को लेट आ लाइन, है ना जी। आप कोई भी लाइन कंसीडर कर सकते हैं, जैसे कि 6x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। लेट दिस इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन हम देख लेते हैं 3x 5y इज इक्वल टू 5। 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 5। अब हम इन दोनों का ग्राफिकल सॉल्यूशन देखेंगे रिप्रेजेंटेशन की फॉर्म में। ठीक है। स्टार्ट करते हैं। दिस इज माई लाइन 6x प्लस वाई 7। इसी तरह से अब एक रेड लाइन जो है मेरे पास क्या 3x प्लस वाई, दिस। ठीक है जी।
सो दिस पॉइंट पी पे इंटरसेक्ट कर रही है, ओनली पॉइंट पी पे मेरा इंटरसेक्ट हो रहा है। लेट हम इसे कुछ भी नाम दे देते हैं, अल्फा बीटा पॉइंट्स पे हम इंटरसेक्ट हो रही है। सो दिस इज माय यूनिक सॉल्यूशन। तो अब मेरा यूनिक सॉल्यूशन क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस। यूनिक सॉल्यूशन को हम क्या कह देते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस। जब भी मेरी लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी, ठीक है जी, सो आई हैव अ यूनिक सॉल्यूशन। सिर्फ एक पॉइंट पे ही इंटरसेक्ट कर सकते हैं, किसी और पॉइंट पे ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। सो माई इट्स यूनिक सॉल्यूशन। अब इसी तरह से इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन को हम ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसे देखते हैं। प्लीज अगर आपने नोट नहीं किया तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। मैं थोड़ा सा रब कर देता हूँ यहाँ पे। सो ठीक है जी। सो अब मेरे पास आ जाएंगे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, उसका हम भी ग्राफिकल रिप्रेजेंट इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। अब इसका क्या मतलब है, हमें जस्ट क्रैम नहीं करना और रट्टा नहीं लगाना कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है ना, जहाँ वन सॉल्यूशन है। हमें इनके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी मालूम होनी चाहिए। हमें मालूम है अ पिक्चर कैन एक्सप्लेन मोर देन 1000 वर्ड्स। तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस को हम देखते हैं इन ग्राफिकल फॉर्म, ठीक है जी। सो सेम मैं यहाँ पे एक्स एक्सिस, एक्स डैश, वाई एंड वाई डैश। अब आप कोई भी इक्वेशंस आप सोच सकते हैं, जैसे कि 6x हम एक ये लेते हैं प्लस x इज इक्वल टू 7, एंड सेकंड इक्वेशन को मैं रिप्रेजेंट कर लेता हूँ इसी को भी, अगर आप 12x प्लस 2x इज इक्वल टू 14। बेशक इक्वेशंस डिफरेंट है, बट अगर आप इसे a प्लस एक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करके देखें, A मैट्रिक्स कोफिशिएंट्स ऑफ वेरिएबल, X मैट्रिक्स वेरिएबल मैट्रिक्स इनटू कांस्टेंट मैट्रिक्स B मैट्रिक्स। सो अगर आप इनको इसमें कन्वर्ट करके देखें तो जो मेरी A मैट्रिक्स है वो आ रही है 6 1 12 2। अगर अब मैं रो 2 में से 2 कॉमन निकाल लूँ तो ये भी 6x 1x हो जाएगा। सो इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, 0। सो हमारी कंडीशन क्या आएगी, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, A मैट्रिक्स को सॉल्व करेंगे यहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ डिटर्मिनेंट, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 0। सो मेरे पास 0 आ जाएगा, तो आपके पास ये कंडीशन अराइजेस हो जाएगी कि मेरे पास इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन आ रहा है कि नो सॉल्यूशन आ रहा है। सो अब इसको देखते हैं। सो मेरे पास डिटर्मिनेंट 0 हो रहा है, तो इसका क्या मतलब है, इन इक्वेशंस इसको बाद में हम एक्सप्लेन कर लेंगे कि ऐसा क्यों होता है, वैसा क्यों होता है, ठीक है। इस चीज़ को भी हम बाद में स्ट्रेस आउट करके देखेंगे कि आपका कोई डाउट ना रह जाए। तो फिलहाल के लिए अभी इसी इन इक्वेशन को देख लेते हैं। अब अगर मैं इन इक्वेशंस को बनाऊं, सो माई लाइन्स विल बी को इंसिडेंट। मान लीजिए ये मेरी लाइन आ रही है 6x, ठीक है जी, प्लस x इज इक्वल टू 7। तो जो मेरी सेकंड इक्वेशन लाइन है वो भी को इंसिडेंट करेगी, वो भी इसी के ऊपर ही आएगी। सो हैविंग को इंसिडेंट लाइन्स, तो इनफाइनाइट सो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस का क्या मतलब होता है, आप अगर सिग्निफिकेंस पूछें ग्राफिकली, सो हम क्या कहेंगे इनको, को इंसिडेंट लाइंस। ये हमारी को इंसिडेंट्स लाइन को रिप्रेजेंट करती है। यूनिक सॉल्यूशन हमें इंटरसेक्टिंग लाइन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये दोनों ही सिस्टम मेरे, दिस सिस्टम एंड दिस सिस्टम, ठीक है जी, आप इसे कह सकते हैं, थोड़ा सा रब कर लेते हैं इसे, दिस सॉल्यूशन एंड दिस सॉल्यूशन, ये बोथ मेरे क्या है, यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन क्या है, मेरे कंसिस्टेंट सॉल्यूशंस हैं, ठीक है जी, कंसिस्टेंट सॉल्यूशंस आएंगे, ठीक है जी। अब प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। मैं थोड़ा सा रब कर लेता हूं यहाँ पे और हम देखते हैं कि नो सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है। सो मैं थोड़ा सा यहाँ पे रब कर लेता हूँ स्पेस के लिए। सो नो सॉल्यूशन मीन्स कि मेरे पास लाइंस पैरेलल आएंगी। सो इसे भी देख लेते हैं।
मैं कोई ग्राफ ले लेता हूँ एक्स डैश वाई डैश वाई, ठीक है। टू वेरिएबल्स, और जो हम कह सकते हैं कि हम टू डिमेंशंस की बात कर रहे हैं। सो स्टार्ट करते हैं। अब इसमें इक्वेशन ले लेता हूँ 6x, एक इक्वेशन हम सेम रखेंगे, प्लस वाई इज इक्वल टू 7, एंड सेकेंड इक्वेशन में यूज कर लेता हूँ 6x y इज इक्वल टू 1, 6x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। अब अगर इनको सॉल्व करेंगे तो आपके पास मेरे दो पैरेलल लाइन्स आ जाएंगी, दिस इज, ठीक है जी। सो हम क्या कहेंगे कि किसी भी वैल्यू पे x और y, किसी भी x और y वैल्यू मेरी सेटिस्फाई नहीं कर रही। सो नो सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है, वी गेट पैरेलल लाइन्स, ठीक है जी, वी गेट पैरेलल लाइन्स, ठीक है। सो दिस इज माय ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिक सॉल्यूशन हमें किसे कहते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन किसे कहते हैं, और नो सॉल्यूशन किसे कहते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर्म में। तो अब हम कंडीशंस को एक बार फिर से गो थ्रू कर लेते हैं। देखिए मेरी लीनियर इक्वेशंस में बी कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट किसके अकॉर्डिंग होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स, जो मेरी आफ्टर लीनियर इक्वेशन को मैं कन्वर्ट करूंगा ए एक्स इक्वल टू बी में, तो जो ए मैट्रिक्स है, ठीक है जी, तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स कह सकते हैं आप, यही बताएगी मुझे कि माय सॉल्यूशंस आर कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट, ठीक है जी। सो कंसिस्टेंट में हमारे पास दो कंडीशंस आती हैं, एक यूनिक सॉल्यूशन और एक इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का सबसे आसान है, अगर मेरा डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 है, हेंस इनवर्स एग्जिस्ट, हेंस ए इज, हम कह सकते हैं इन अदर वर्ड्स नॉन सिंगुलर, देन इट हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। इन शॉर्ट फॉर्म, इफ ए मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर तो मेरा यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। इफ ए सिंगुलर मैट्रिक्स, तो मेरे पास दो ऑप्शंस आएंगे, मेरे पास इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन भी आ सकता है और नो सॉल्यूशन भी आ सकता है। अब इसे हम फर्दर चेक करेंगे कि हमारे पास कौन सा आंसर आ रहा है, तो हम एक टर्म इंट्रोड्यूस करेंगे एडजॉइंट ए मैट्रिक्स इस इक्वेशन में से इनटू प्रोडक्ट विद बी मैट्रिक्स। अगर 0 आ गया तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। अगर एडजॉइंट ए इनटू बी मैट्रिक्स नॉट इक्वल टू 0 आ गया तो हम कह देंगे नो सॉल्यूशन, कि जो मेरी वेरिएबल्स हैं, अगर हम 2D में बात करें एक्स वाई, वो किसी भी पॉइंट पे सेम वैल्यू नहीं आएगी, और अगर हम 3D में बात करें एक्स वाई जी की, तो भी वो कभी भी मैच नहीं करेंगे, सेम वैल्यू कभी नहीं आएगी। सो प्लीज़ पास द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब हमें मालूम चल गया है कि अगर मेरी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है लीनियर इक्वेशंस का, तो हम कहेंगे कंसिस्टेंट इक्वेशंस, अगर सॉल्यूशन नहीं एग्जिस्ट करता तो हम कहेंगे इनकंसिस्टेंट लीनियर इक्वेशंस। सो इनके लिए हमने जो हमारा पैरामीटर्स यूज़ होंगे, या कह सकते हैं आप रिजल्ट्स यूज़ होंगे, हमने वो भी डिस्कस कर लिए। अब इनको हम थोड़ा सा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में समझने की कोशिश करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। केस 1 की बात करता हूँ मैं, यूनिक सॉल्यूशन की। सो मेरे पास 3 लीनियर इक्वेशंस हैं हैविंग 3 वेरिएबल्स एक्स वाई जी। सो हम जैसे पहले देखा था कि हम उसे मैट्रिक्स की फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं। सो ए हेयर माई कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स मैट्रिक्स, कैपिटल एक्स माई वेरिएबल मैट्रिक्स, बी माई अ कांस्टेंट मैट्रिक्स, जो मेरे पास राइट हैंड साइड है। सो अब केस फर्स्ट मैं यूनिक सॉल्यूशन की बात कर लेता हूँ। केस फर्स्ट, ठीक है जी, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है जी। सो यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, हमने कहा था जब ये मेरी ए मैट्रिक्स, ठीक है जी, सो कोफिशिएंट मैट्रिक्स भी हम कह सकते हैं, व्हेन, इसे थोड़ी वर्डिंग में लिख लेते हैं, व्हेन ए मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर, क्योंकि हमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी आ सकता है कि अगर मेरे पास ए नॉन सिंगुलर है तो क्या उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा कि नो सॉल्यूशन होगा। सो इस वे से भी हमें थोड़ा सा इसे देखना पड़ेगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है जी। सो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की कंडीशन भी हमें मालूम है क्या होती है, व्हेन ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0, जैसे हमने कहा था ए डिटर्मिनेंट का मैट्रिक्स नॉट इक्वल टू 0 हो तो, ठीक है जी। सो अब मेरे पास इक्वेशन है
ए कैपिटल एक्स इक्वल टू बी। ठीक है जी। सो हमारा टॉपिक क्या था, फाइंडिंग द सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय इनवर्स मैट्रिक्स। सो अब यहाँ मैं क्या करता हूँ, प्री मल्टीप्लाई, ध्यान रखिए मैं क्या करूँ, प्री मल्टीप्लाई ए इनवर्स बोथ साइड्स। अब मैं प्री मल्टीप्लाई कर देता हूँ अब इक्वेशन को बोथ साइड्स विद ए। प्री मल्टीप्लाई मतलब पहले इक्वेशन स्टार्ट होने से पहले ए इनवर्स इंटू ए एक्स, इसी तरह से इधर आ जाएगा ए इनवर्स बी। ठीक है जी। सो हमने थर्ड चैप्टर में भी देखा था और पिछले लेक्चर्स में भी काफ़ी डिस्कस किया है, अगर कोई मैट्रिक्स को अब बाय एसोसिएटिव लॉ मैं क्या कह सकता हूं कि बाय एसोसिएटिव लॉ। ठीक है जी। सो इसको मैंने अलग पेयर लिख लिया, इसको अलग पेयर लिख लिया। सो बाय एसोसिएटिव लॉ मैं क्या कह सकता हूँ, ए इनवर्स 1 इंटू ए इज इक्वल टू एक्स ए इनवर्स बी बाय एसोसिएटिव लॉ इन प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स। हम प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं। सो बाय एसोसिएटिव लॉ हम क्या कह सकते हैं कि एसोसिएटिव लॉ क्या होता है मेरा, बाय एसोसिएटिव लॉ हम कह सकते हैं कि जैसे एसोसिएटिव लॉ क्या था, ए बी इंटू सी, तीन मैट्रिक्स हैं, ए किसके इक्वल होगा, ए और बी सी के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। सो बाय एसोसिएटिव लॉ इन मल्टीप्लिकेशन, सो वी कैन से दैट। एंड आल्सो हमें मालूम है कि अगर किसी भी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स के साथ अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास क्या आता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो इधर मेरे पास क्या आ जाएगा, आई एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। ठीक है जी। सो हमें मालूम है आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास वही मैट्रिक्स दोबारा आ जाएगी। सो आई कैन से दैट एक्स माई वेरिएबल्स जिसकी मुझे वैल्यू फाइंड करनी है वो किसके इक्वल आ जाएगा, ए इनवर्स बी। ठीक है जी। सो here how we can find the variables of x y z respectively using this relation a inverse into b। a inverse निकालना तो हमें आता ही है, पिछले वीडियोस से में हमने काफ़ी डिटेल में किया था। सो दिस इज माई केस फर्स्ट, व्हेन मेरे पास यूनिक सोल्यूशन हो तो हम इसको आगे सॉल्व करते हैं फर्दर। अगर मेरे पास इनफाइनेटली मैनी सोल्यूशन हो और नो सोल्यूशन हो, हम बता के उसको रीजन कि वाई दिस इज इनफाइनेटली मैनी सोल्यूशन और नो सोल्यूशन, हम वहाँ पे स्टॉप कर देते हैं। So this is my case first, when we have A is a non-singular matrix, we can find the variables or you can say unique solution. Please pause the video and note it down. अब हम केस सेकंड को भी देखेंगे और केस थर्ड को भी देखेंगे, इनफाइनेटली मैनी सोल्यूशन और नो सोल्यूशन। अब इसे मैं केस 2 में कैटेगराइज कर देता हूँ दोनों को, कि इन दोनों को मैं केस 2 में ले लेता हूँ। तो यहाँ पे एक बात हम देखेंगे कि ये टर्म्स कहाँ से आई, एडजॉइंट ए इंटू बी, ये टर्म कहाँ से आई, जैसे एडजॉइंट ए बी उस तरफ कि कहाँ से, और इक्वल टू 0 होगा तो इनफाइनाइटली सोल्यूशन और नॉट इक्वल टू 0 है तो नो सोल्यूशन कैसे, हाउ कैन इट पॉसिबल। सो इसको भी हम डिटेल में स्टडी करेंगे। हालांकि ये आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट इससे क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको एग्जामिनेशन में भी कहीं जाना है, कंपटीशन में भी जाना है, तो अगर आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे तो आपको मोर कॉन्फिडेंट होएगा इस टाइप के सम सॉल्व करने में। प्लीज़ मैं अगेन कह रहा हूँ, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। सो अब हम केस 2 देखते हैं। केस 2 में मेरे पास केस सेकंड, सो लेट इट बी केस सेकंड। अब मुझे यहाँ पे क्या देखना है, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन और नो सोल्यूशन के बारे में देखना है। ठीक है जी। सो हमें मालूम है अगर मेरा डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स 0 आ रहा है, या तो मेरे पास इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन आएगा या नो सोल्यूशन आएगा। अब इस चीज़ को देखते हैं। इन्हें चेक करने का एक ही पैरामीटर है मेरे पास, एडजॉइंट ए इंटू बी इज इक्वल टू 0 आ गया तो मैं कह दूंगा इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। अगर एडजॉइंट ऑफ ए विद मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 आया तो नो सोल्यूशंस। अब इन्हें हम डिटेल में देखते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है। ठीक है जी,
कि 0 आ रहा है तो इन्फाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होगा, अगर नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है तो नो सोल्यूशन होगा। तो ये हाउ कैन बी पॉसिबल मैथमेटिकली, मैथमेटिकली ये कैसे पॉसिबल है। सो इसे देखते हैं। तो अब मेरे पास ये टर्म थी इक्वेशन ए एक्स इंटू बी। सो इसे मैं रीराइट कर लेता हूँ, ए एक्स इज इक्वल टू बी, ठीक है जी। अब इसे मैं कर देता हूँ मल्टीप्लाई बोथ साइड्स विथ, और क्या कहते हैं, बाय एडजॉइंट ऑफ ए। मैं इसे बोथ साइड्स मल्टीप्लाई कर दूंगा विद एडजॉइंट ऑफ ए। सो मेरे पास क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ए इंटू मेरे पास क्या था ए इंटू एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ पे भी क्या आ जाएगा एडजॉइंट ए इंटू बी, ठीक है जी। सो देखिए मेरे पास ये टर्म आ रही है एडजॉइंट ए इज इक्वल टू बी। सो अब बाय एसोसिएटिव लॉ मैं ऐसा भी कह सकता हूँ कि ए इंटू एडजॉइंट ए, जैसे मैंने पहले चेक किया था, ए इंटू एडजॉइंट ए का एक पेयर बन गया। सो एक्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू बी, ठीक है जी। बाय एसोसिएटिव लॉ, बाय एसोसिएटिव लॉ, ठीक है जी, बाय एसोसिएटिव लॉ इन प्रोडक्ट में। सो अब हम इस टर्म को देखते हैं ए इंटू एडजॉइंट ए को, ये कैसे सॉल्व होगी। सो हमने पिछले एक्सरसाइज में काफ़ी डिटेल में किया है कि मेरे पास अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो किसके इक्वल होगा, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए, ठीक है जी। अगर इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है किसी मैट्रिक्स का तो इसके इक्वल होगा। सो अब यहां पे मैं करता हूं मल्टीप्लाई बोथ साइड्स विद ए मैट्रिक्स, इसे मैं ए मैट्रिक्स साथ मल्टीप्लाई कर देता हूं बोथ साइड्स। तो ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए, ठीक है जी, एडजॉइंट ए। सो हमें मालूम है किसी भी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो वी गिव आई मैट्रिक्स, ठीक है जी। सो मेरे पास आई आ गया, इधर क्या आ गया 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए, ठीक है। सो अब मैं आई मैट्रिक्स को इधर, डिटर्मिनेंट ए को इधर ले जाऊं सिंपली। सो मेरे पास क्या बचेगा ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। सो हमें मालूम है आई को आप किसी से भी मल्टीप्लाई करो तो अपने पास वही रिजल्ट रहता है। सो डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू ए इंटू एडजॉइंट ए के इक्वल। सो यहां पे मेरी वैल्यू क्या आ गई है कि ए इंटू एडजॉइंट ए की वैल्यू मेरे पास क्या आ गया, डिटर्मिनेंट ए। सो आई कैन राइट डिटर्मिनेंट ए हियर इंटू एक्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, ठीक है जी। प्लीज इस इक्वेशन को देखिए। अब दिस इज माई ड्राइव्ड इक्वेशन जो मैंने अभी अभी ड्राइव की है, ठीक है। इस पर हम स्टार ले लेते हैं क्योंकि हम इसके अकॉर्डिंग ही हमारे इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन और नो सोल्यूशन वाला केस को प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। ऐसा क्यों? सो प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। मैं यहाँ से सारा रब कर देता हूँ तब कि हम सिर्फ अब 2 कंडीशंस को ही हम डिस्कस कर सकें। प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब जो हमारी ड्राइव्ड इक्वेशन आई थी ये वाली, इसको मैंने रीराइट करके लिख लिया इस फॉर्म में, ठीक है जी। सिर्फ कुछ नहीं किया, इसे मैंने रीराइट करके लिख लिया यहाँ पे। सो अब मुझे मालूम है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के लिए, ठीक है जी। सो दिस इज माय मेन इक्वेशन जो हम यहाँ से प्रूफ करेंगे। तो कंसिस्टेंट मतलब कंसिस्टेंट की बात कर लूँ, कंसिस्टेंट, और हम कह सकते हैं इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन के लिए बात कर लें, ठीक है जी। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस की बात कर लें,
ठीक है जी। और अगर हम बात कर लें इनकंसिस्टेंट और नो सॉल्यूशन की बात कर लें, नो सॉल्यूशन की बात कर लें, ठीक है जी। सो इन दोनों में मेरे पास ए डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है, दोनों में ए डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है, तो इसके लिए भी मैं कह सकता हूँ कि मेरी फर्स्ट कंडीशन क्या थी, ए डिटर्मिनेंट, ए का डिटर्मिनेंट 0, और इस केस में भी मैं क्या कह सकता हूँ, मेरा ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 आ रहा है, ठीक है जी। सो दोनों केस में 0 आ रहा है, सो हम कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट कैसे कह सकते हैं, ठीक है जी। अब मैं यहाँ पे कंडीशन लिख लेता हूँ, ठीक है जी, कंडीशन, ठीक है जी। सो कंडीशन मेरी क्या है, फॉर कंसिस्टेंट और इनफाइनाइटली मैंने सॉल्यूशन की, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है जी। सो लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1, मैं इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूँ जो हमारी ड्राइव्ड इक्वेशन है। सो अब इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए अब इस इक्वेशन को अगर मैं यहाँ लिखूँ, ठीक है जी, सो ए टी जे ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू एक्स। देखिए अब अगर मैं राइट हैंड साइड में इस इक्वेशन की राइट हैंड साइड में इसकी वैल्यू पुट कर रहा हूँ तो मेरे पास कितना आ रहा है, 0। और अगर इसी कंडीशन को मैं लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर रहा हूँ तो मेरे पास आ रहा है 0 इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो मेरी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है जी। ये प्रूफ हो रहा है, ठीक है, कि दिस इक्वेशन कैन एग्जिस्ट, ये इक्वेशन एग्जिस्ट करेगी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में, ठीक है जी। सो हम कह सकते हैं कि दीज पेयर्स आर इक्वल, ठीक है। अब इस केस में बात करो, मेरे पास कंडीशंस भी थी, ठीक है जी, कि ये कंडीशन है। अब मैं मेन थ्योरम और ड्राइव्ड फार्मूला जो हमने मेन किया तो उसे लिख लेता हूँ, एडजॉइंट ए इंटू बी। अगर मैंने इसे सॉल्व किया, सेपरेटली सॉल्व किया और ये नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, ठीक है जी। सो इसे हम पहले ड्राइव फार्मूला लिख लेते हैं, सॉरी यहाँ पे पहले मैं मेन फार्मूला लिख लेता हूँ कि कंफ्यूजन हमें कम से कम हो। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एक्स, देखिए इसकी जो राइट हैंड साइड है वो तो 0 ही आनी है, ठीक है जी। ये जो इसकी राइट हैंड साइड है, क्योंकि कंडीशन यहीं से स्टार्ट होगी, डिटर्मिनेंट ए 0 ही रहेगा, सो इसकी राइट हैंड साइड 0 ही होगी, ठीक है। अगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर मैं इसे सॉल्व कर रहा हूँ इस पार्ट को सिर्फ एडजॉइंट इनटू बी और मेरे पास नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, ठीक है जी, नॉट इक्वल टू 0 सम वैल्यू, ठीक है, कोई भी वैल्यू आ रही है, सम वैल्यू मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, सम वैल्यू आप कह सकते हैं, ठीक है। सो ये मेरा इक्वल नहीं होगा। सो अगर दिस टर्म इज नॉट इक्वल टू 0, सो हाउ आई कैन से जो मैंने ड्राइव्ड इक्वेशन की है होल्ड्स ट्रू हियर, ठीक है। सो माय इक्वेशन डजंट होल्ड ट्रू, यहाँ पे मेरी इक्वेशन ट्रू नहीं करेगी क्योंकि ये मेरी ड्राइव्ड इक्वेशन है, इट मस्ट बी ट्रू। सो तो हम क्या कह देंगे, माय सिस्टम अगर इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा बोथ साइड्स तो कंसिस्टेंट, दिस इक्वेशन इज माय इनकंसिस्टेंट हियर, सो आई कैन से दैट माय इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट और नो सॉल्यूशन इफ दिस हैपन, ठीक है। सो आप इसको फर्दर भी सिंप्लीफाई करके देख सकते हैं, इवन वन डायमेंशनल में भी ये पॉसिबल नहीं है। सो हाई, ठीक है जी, इवन वन डायमेंशनल में भी हम कह सकते हैं कि ये चीज़ पॉसिबल नहीं है कि हमारी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड इक्वल आ जाएंगी। सो ठीक है जी, सो प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। दैट्स वाई मेरे पास अगर एडजॉइंट ए और बी 0 आ रही है तो कंसिस्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे मेरी इक्वेशन ट्रू होल्ड हो रही है, तो इसे मैं इंसिस्टेंट कर दूंगा जब मेरे पास एडजॉइंट ए यू बी नॉट इक्वल टू 0 आएगा, ठीक है। अब हम लास्ट कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, इंट्रोडक्शन टू द वीडियो ऑफ एक्सरसाइज 4.6। अगर मेरे पास
सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होमोजीनियस हो तो कैसे होगा। सो होमोजीनियस इक्वेशंस क्या होते हैं, जो मेरी राइट हैंड साइड है, जो मेरे कांस्टेंट थे सभी जीरो हों, ठीक है। दीज आर माई होमोजीनियस इक्वेशन, 3 वेरिएबल्स x, y एंड z, और आप कह सकते हैं इन 3D। सो हमें मालूम है कि ए मैट्रिक्स, एक्स मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स ये आ जाएंगी, और कैसे आएंगे ये हमने डिस्क्राइब किया है पीछे। सो मैट्रिक्स फॉर्म में मैं लिखता हूँ ए एक्स इज इक्वल टू बी। सो एक बात का यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो मेरी होमोजीनियस इक्वेशंस होंगी वो ऑलवेज कंसिस्टेंट होंगी, ठीक है जी। एवरी होमोजीनियस इक्वेशंस मेरी कंसिस्टेंट होंगी, ठीक है जी। अब हम आगे देखेंगे कि वो मुझे यूनिक सॉल्यूशन देगी या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस देंगी, ठीक है। ये हम फर्दर डिस्कस करेंगे सेम कंडीशन के साथ। अगर यूनिक सॉल्यूशन देगी इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, नॉट इक्वल टू 0, वही सेम ए मैट्रिक्स शुड बी नॉन सिंगुलर, तो मेरे पास यूनिक सॉल्यूशन आएगा। वो जो यूनिक सॉल्यूशन होगा उसे हम ट्राइवल सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है जी। ट्राइवल सॉल्यूशन मतलब जीरो सॉल्यूशन, ट्राइवल सॉल्यूशन का एक मतलब और है जीरो सॉल्यूशन, ठीक है जी। मैं साइड में लिख देता हूँ, इसका क्या मतलब है, जीरो सॉल्यूशन, ठीक है जी। जीरो सॉल्यूशन जैसे नाम से क्लियर है, मेरी x की वैल्यू भी जीरो, y की वैल्यू भी जीरो, z की वैल्यू भी जीरो। अब ट्राइवल का इंग्लिश में मीनिंग होता है वेरी स्मॉल, इनसिग्निफिकेंट, ठीक है जी। और मैथ में क्या मतलब होता है, अ सबसेट हैविंग सेम वैल्यूज और आइडेंटिकल वैल्यूज, ठीक है जी। सो ट्राइवल मीन्स ऑलमोस्ट जीरो इंग्लिश में, और मैथ में आइडेंटिकल सबसेट। सो x, y और z की वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है, 0 0 0, ठीक है जी। ये हमें काफ़ी हेल्पफुल है इन मल्टीपल चॉइस ऑफ क्वेश्चंस में। अगर हमें होमोजीनियस दी हुई है इक्वेशन, हम सीधा ही डिटर्मिनेंट फाइंड करके देख लेंगे कि मेरे पास इक्वल टू 0 आ रहा है, नॉट इक्वल टू 0। अगर नॉट इक्वल टू 0 में सीधा करूँगा यूनिक सोल्यूशन, और उसका आंसर क्या होगा, 0 0 0 हर बार, ठीक है जी। अगर मेरे पास यूनिक सोल्यूशन आ रहा है, अगर मेरे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स निकालने के बाद 0 की इक्वल आ गया, तो मैं क्या कह दूंगा, मेरे पास इनफाइनाइट वैल्यूज आ जाएंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आएंगे। तो इसे कैसे सॉल्व करना है हम ये भी देख लेते हैं। इसमें मैं एक वेरिएबल को, किसी को भी कोई कांस्टेंट पुट कर लूँगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ z को k पुट कर लूँगा, तो जो मेरा आंसर है x और y का इन टर्म्स ऑफ k आता रहेगा, k की वैल्यू चेंज करते जाओ। सो वी गॉट डिफरेंट आंसर्स, सो वी कैन से इनफाइनाइटली मैनी आंसर्स। सो प्लीज पॉज द वीडियो and note it down. Thank you for watching the video.